Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 4 of the 6th chapter electromagnetic induction of class 12. The topics to be discussed by me in this part are Fleming's right hand rule, motional EMF, and two problems based on the formulae of motional EMF, previous year's question papers of CBSE board examinations. First of all, Fleming's right hand rule. It gives the direction of induced current produced in a conductor which moves inside the uniform magnetic field. Fleming's right hand rule, कोई कंडक्टर अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, मोशन कर रहा है, तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो उस इंड्यूस ईएमएफ को डिटरमाइन करने के लिए उस कंडक्टर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जानकारी या इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की जानकारी देने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। So Fleming's right hand rule determines the direction of induced EMF or induced current in a conductor which is moving inside the uniform magnetic field. It states that Fleming's right hand rule states that if we stretch our first three fingers mutually orthogonal, mutually perpendicular to each other, so that the forefinger of the right hand indicates the direction of magnetic field and the thumb indicates the direction of motion of the conductor inside the magnetic field, then the middle finger of the right hand will indicate the direction of induced EMF or induced current in the conductor. अगर हम अपने राइट हैंड के दाहिने हाथ के पहले फर्स्ट थ्री फिंगर्स को, पहली तीन उंगलियों को इस ढंग से फैलाते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत पहली तीन उंगलियों को इस ढंग से रखा जाए जिससे कि तर्जनी फोर फिंगर, जिसको तर्जनी हिंदी में कहा जाता है, वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, इंडिकेट करे, दर्शाए, और थंब रिप्रेजेंट करे मोशन ऑफ द कंडक्टर, चालक की गति को, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति को बतलाए थंब। फोर फिंगर जो तर्जनी है ये बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा इसको कहेंगे, दाहिने हाथ की मध्यमा, मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, मध्यमा, यह उस कंडक्टर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हुआ फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, जिसके हेल्प से हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टर मोशन में है तो उसमें उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को निर्धारित करता है। उस इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की जानकारी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम की सहायता से ऑब्टेन हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। नाउ write down is a statement in English. If we stretch our first three fingers of the right hand म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत रखेंगे ये तीनों दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को, फिंगर्स को म्यूचुअली
perpendicular to each other so that the फोर फिंगर, ये उंगली हुई, थंब के बगल की जो उंगली फोर फिंगर हुआ राइट हैंड का, so that the four finger indicates the direction of magnetic field, कैपिटल बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड। The thumb represents the direction of motion of the conductor inside the magnetic field. The thumb indicates the direction of motion of the conductor in the magnetic field. Then the middle finger will indicate the direction of induced EMF, means induced electromotive force, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा कौन, इंडिकेट करेगा कौन, डिटरमाइन कौन करेगा, मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। तो मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or induced current in the conductor, which is moved inside the magnetic field. और फोर फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो फोर्थ पे जो मिडिल फिंगर होगा राइट हैंड का, वह इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसके कारण उसमें इंड्यूस्ड EMF मोशन के कारण होगा, जिसको मोशनल EMF भी कहा जाता है। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन भी अभी इसके बाद फ्लेमिंग्स, इसी पार्ट में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बाद यहाँ मोशनल EMF टॉपिक में हमने लिखा है, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी है जो कि CBSE बोर्ड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CBSE बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स, उसका प्रॉब्लम्स है, 2 प्रॉब्लम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। यूजुअली मोशनल EMF का जो फार्मूला है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रायः, और दूसरे बोर्ड में भी, कुछ दूसरे बोर्ड्स में भी उस पर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। Then the thumb indicates the direction of motion of the conductor in the magnetic field. Then the middle finger will indicate the direction of induced current, induced EMF or induced current in the conductor. Induced EMF or induced current in the conductor. And this is the statement of Fleming's right hand rule, which determines the direction of induced EMF produced in a conductor due to its motion inside the magnetic field. किसी चालक की गति जब चुंबकीय क्षेत्र में होती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF या प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी देने के लिए कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन होगा, तो उस डायरेक्शन को निरूपित करने के लिए या जानकारी देने के लिए फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ का नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहा जाता है, जिसका स्टेटमेंट को हम लोगों ने अभी देखा, करंट इन द कंडक्टर, एंड दिस इज इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, Fleming's right hand rule. I am repeating again Fleming's right hand rule. If we stretch our first three fingers of the right hand mutually perpendicular to each other, इस ढंग से एक दूसरे के mutually perpendicular to each other, so that the forefinger indicates the direction of magnetic field. forefinger ये हुआ, thumb के बाद का जो finger है right hand का. The thumb indicates the direction of motion of the conductor. ये thumb कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें. देन द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर. तो उस सिचुएशन में जो मिडिल फिंगर होगा वह उस कंडक्टर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और इसे इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस पार्ट का, जो कि पार्ट 4 है. अब देखेंगे हम मोशनल ईएमएफ. दो सिचुएशन, एक में कंडक्टर जो है रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा, और दूसरा रोटेशनल मोशन करेगा कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फील्ड में. तो उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो ड्यू टू रोटेशन होगा. मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ड्यू टू रोटेशन, रोटेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. और जब कंडक्टर मूव कर रहा है लेफ्ट और राइट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो मोशन होगा वो मोशनल ईएमएफ कहलाता है. तो उसका एक्सप्रेशन फार्मूला यूजफुल है काफ़ी. प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी यूजफुल है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए. लेकिन अदर बोर्ड्स के लिए या सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा सकता है डेरिवेशन उसका फार्मूला का. बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, और अदर बोर्ड्स में भी, यूपी बोर्ड्स और इसके अलावा झारखंड बोर्ड वगैरह में भी उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड में इस फार्मूला पर ज़्यादा पूछता है. नाउ मोशनल ईएमएफ, दैट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गतिक विद्युत वाहक बल हिंदी में. जब कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है जिसका लेंथ एल है कंडक्टर का, और मूव करता है v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड b है, कैपिटल B है, या रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करना है दोनों सिचुएशन में. फर्स्ट सिचुएशन है जब कंडक्टर जिसका लेंथ एल है और v स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v से होकर, b कैपिटल B से होकर इनवर्ड मूव कर रहा है अंदर की तरफ, जो फिगर में हमने स्केच किया है. PQ कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है. ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, एक्चुअली रेक्टेंगुलर फ्रेम है PQRS, और इसमें PQ जो कंडक्टर लगा है वह मूव कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है. बाकी सभी जो और 3 फेसेस है, साइड्स है फ्रेम का, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम है, रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम. तो ये तीनों इसका जो साइड्स है PS, SR, RS और QR फिक्स है, लेकिन PQ जो साइड है वह लेंथ एल का है, उसका लेंथ एल है. और चूंकि रेक्टेंगुलर ये फ्रेम है, इसलिए सामने जो साइड होगा RS, अपोजिट साइड इसका PQ का जो अपोजिट साइड RS होगा, सामने का साइड, उसका भी लेंथ एल ही होगा. और ये कंडक्टर थी PQ, रेक्टेंगुलर कंडक्टर का जो साइड PQ है, जो कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, वह v स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है. तो इसमें इस कंडक्टर में PQ में मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. मतलब इसके दोनों इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे जो क्यों होगा, गति के कारण होगा, जो इस कंडक्टर PQ के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में मोशन के कारण होगा. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वह कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इनवर्ड अंदर की तरफ है या नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, जिसको कि क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है. मैंने पहले ही चैप्टर 4 में बतलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 सिम्बॉल्स. फर्स्ट सिम्बॉल इज डॉट एंड सेकेंड सिम्बॉल इज क्रॉस. ये क्रॉस हो गया. क्रॉस क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, इनवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ या नीचे की तरफ. और डॉट बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड या अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर. जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो, तो उसको डॉट से, उस
मैग्नेटिक फील्ड के उस सिंबल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है यहाँ प्लेन ऑफ जो कंडक्टर है पी क्यू उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई है और नीचे की ओर अप्लाई है, अंदर की तरफ अप्लाई है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। तो इसको यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि डाउनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर नीचे की ओर रिप्रेजेंट है या अंदर की ओर रिप्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ जब मोशन में है ये कंडक्टर का पी क्यू, रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो कंडक्टर में पी क्यू लगा है कंडक्टर जो कि मूव कर सकता है, तो भी वेलोसिटी से रेक्टेंगुलर मोशन कर रहा है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में। तो अंदर की ओर मोशन करने के कारण क्या होगा, इसका एरिया घटेगा। इसका एरिया जो बाहर की तरफ मोशन करता है तो इसका एरिया घटता है, जो कंडक्टर है रेक्टेंगुलर फ्रेम उसका एरिया घटता है, बाहर की ओर मूव करता है तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ एरिया इसका घटेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है 5 इक्वल टू बी इंटू ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कहने का मतलब बी वेक्टर तो बी ए कॉस थीटा हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैन बी रिटन एज बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह कंडक्टर के लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो लेंथ का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू एक्स। लेंथ थी इसका एरिया हो गया, रेक्टेंगुलर फ्रेम कंडक्टर का एरिया हो गया एल इंटू एक्स, दैट इज ए। तो अब इससे जो फ्लक्स होगा इस एरिया से, मतलब इस कंडक्टर से, रेक्टेंगुलर कंडक्टर से जो फ्लक्स पास करेगा या इससे लिंक जो फ्लक्स होगा वह होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा, क्योंकि लेंथ जो है कंडक्टर जो है कंडक्टर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो एरिया होगा उस पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो वह क्या होगा, वह नॉर्मल हो जाएगा, उस एरिया के नॉर्मल होगा। तो मतलब इस एरिया पी क्यू आर एस के नॉर्मल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। तो एरिया वेक्टर जो होगा ड्रॉन किया जाएगा इस पर, इस एरिया पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें कि कंडक्टर पी क्यू लगा है पी क्यू साइड में। ये पी क्यू साइड इसका कंडक्टर है, लेंथ है, जिसका रॉड है उसका लेंथ जो है मेटलिक रॉड है जिसका लेंथ एल है। तो कहने का मतलब है कि अगर कंडक्टर अंदर की तरफ मूव करेगा v स्पीड से तो इसका एरिया जो है समय के साथ घटेगा। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो एरिया है वो घटेगा, और एरिया घटने के कारण माने मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इससे जो लिंक्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज आएगा। अगर ये बाहर की तरफ मोशन करता है तो इसका एरिया बढ़ता है फ्रेम का, तो उससे भी फिर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप उसमें इंक्रीज करता बढ़ता। दोनों सिचुएशन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के कारण इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इस कंडक्टर में। इसके कंडक्टर के दोनों इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और जिसको दिया जा सकता है E इक्वल टू फैराडे फ्रॉम द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाई E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, और ये हो गया माइनस डी बाई डी टी एंड फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी बतलाया हमने, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ चूँकि ये जो कंडक्टर है रेक्टेंगुलर फ्रेम या रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है या जिसमें के लेंथ का कंडक्टर है एल लेंथ का रॉड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के लेंथ के परपेंडिकुलर, कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो एरिया होगा इस कंडक्टर का एल इंटू एक्स, इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो जो एरिया वेक्टर ड्रॉन करेंगे इस फ्रेम पर, रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, उसका डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होगा। वो भी जो है वो भी एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होगा। तो दोनों के बीच का एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंगल उनके बीच जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर थे कंडक्टर इज और रेक्टेंगुलर फ्रेम इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा, दैट इज बी ए इंटू कॉस जीरो 1 होता है। तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस 1 हो गया। अब एरिया हो गया कितना, इस रेक्टेंगुलर जो लूप है, रेक्टेंगुलर जो आपका लूप कवर हो रहा है, इसके थी रेक्टेंगुलर लूप मैंने शेप का ये लूप है, थी कंडक्टर है, फ्रेम है जिसमें ये कंडक्टर पी क्यू लगा है। तो अंदर की ओर मोशन करेगा तो एरिया में चेंज होगा। तो एरिया इसका हो जाएगा लेंथ, ये लेंथ इसका एल है और इसका भी एल हो जाएगा, सामने का जो साइड है रेक्टेंगुलर है तो ये एक्स है, इसका ब्रेड्थ एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एरिया हो जाएगा एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू ई कैन बी रिटन डी वाई बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी बी। अब एरिया इक्वल टू हो गया लेंथ एल इंटू ए, माने एरिया हो गया एल इंटू एक्स, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स इक्वल्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड, बी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए,
बी एल इंटू, अब इसको डी बाई डी टी अंदर कर देते हैं ब्रैकेट में, माने एक्स के साथ, क्योंकि एक्स ही चेंज हो रहा है। ये एक्स जो डिस्टेंस है, जब कंडक्टर जो है पी क्यू रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो कंडक्टर पी क्यू जिसका लेंथ एल है वह मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मोशन करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ब्रेड्थ इसका, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, घटेगा। और इसका मोशन किधर हो रहा है, इस कंडक्टर का जो मोशन हो रहा है, एक्स जो है किधर हो रहा है, इसका मोशन अंदर हो रहा है, अंदर का मतलब नेगेटिव एक्सेस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए माइनस डी एक्स बाई डी टी, एक्स में चेंज आएगा, टाइम के साथ इस एक्स में एक्स का वैल्यू घटेगा तो उसमें चेंज आएगा, और डी एक्स बाई डी टी स्पीड होता है, लेकिन ये स्पीड किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस डी एक्स बाई, माइनस को अंदर कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी, केवल चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, एक्स जो लेंथ है इसमें, ये जो डिस्टेंस है एक्स, जो विड्थ थी है, ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर फ्रेम का, उसमें कमी आएगी, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी आप जानते हैं स्पीड होता है, और माइनस डी एक्स बाई डी टी यहाँ इसलिए कि ये नेगेटिव एक्सेस के लॉन्ग मोशन कर रहा है कंडक्टर जिसका लेंथ एल है पी क्यू। तो ये हो गया कितना, ये हो गया ये बी एल और डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी भी हो गया, वेलोसिटी भी माइनस डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, क्योंकि माइनस इसलिए कि नेगेटिव एक्सेस के लॉन्ग मोशन हो रहा है कंडक्टर का, और यही मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया, ई इक्वल टू बी एल वी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ where minus dx by dt is equal to v, speed of the conductor, minus dx by dt minus dx upon dt is equal to v, speed of the conductor, speed of the conductor, and this is the expression for motional EMF of a conductor which moves through uniform magnetic field B, whose length is L, uniform magnetic field B with a speed V। तो ये कंडक्टर पी क्यू जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में भी स्पीड से मूव कर रहा है अंदर की तरफ, इन साइड इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें इसके दोनों इंड्स पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें दोनों इंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसका नाम, चूंकि यह पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर पी क्यू के मोशन के कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन के कारण हो रहा है, दिस ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द इंड्स पी एंड क्यू ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, और इसीलिए इसको गतिक विद्युत वाहक बल मोशनल ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि इस जो चालक है पी क्यू, इसके यह चालक भी स्पीड से, भी चाल से, जिसका चालक का लेंथ एल है, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र जिसको क्रॉस से निरूपित किया गया है, जो कि तल के लंबवत, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में या नीचे की ओर रिप्रेजेंटेड है। जो कंडक्टर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये इनवर्ड नीचे की ओर क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर में कंडक्टर पी क्यू जिसका लेंथ एल है वह भी स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन कर रहा है, तो इसके दोनों इंड्स पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, जिसको कि इंड्यूस ईएमएफ कहा भी जा सकता है, ये इंड्यूस ईएमएफ भी है, लेकिन किसके कारण है, इंड्यूस ईएमएफ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मतलब ये आपका लेंथ जो है इसके अंदर इंटर कर रहा है, तो जैसे जैसे इधर एस की तरफ आर एस की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे एरिया उसका घटेगा, जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका एरिया घटेगा, एरिया घटने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए, एरिया पर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया चेंज कर रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा। तो इसलिए फैराडे के फर्स्ट लॉ से इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ मतलब प्रेरित विभवांतर, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, और जिसका मान कितना होगा, जिसका वैल्यू ई एक्सप्रेशन ई स्मॉल ई इक्वल टू बी एल वी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी इज द स्पीड ऑफ द कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, जिसको शो किया गया है। और इसे समझा जा सकता है, ऐसे भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, क्योंकि कंडक्टर में जो होता है क्या होता है, कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ चार्जेज। कंडक्टर किससे बना है, कंडक्टर बना है एटम से, और एटम बना है किससे, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है और उसमें पॉजिटिव चार्जेज आयन भी होते हैं। तो कहने का मतलब चार्जेज के माने कंडक्टर का मोशन होगा, इसका मतलब उसके अंदर जो चार्ज है उसका मोशन होगा। तो जिस समय कंडक्टर भी स्पीड से अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका चार्ज जो होगा, मान लिया कोई चार्ज पी पर है, स्मॉल पी पॉइंट पर कोई चार्ज है स्मॉल क्यू, और वह मैग्नेटिक फील्ड बी में, बी तो इनवर्ड नॉर्मल इसके प्लेन ऑफ पेपर के कंडक्टर के तल के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है। तो जैसे ही उसका मोशन शुरू होगा, मोशन कंडक्टर पी क्यू का शुरू होगा इनवर्ड अंदर की तरफ, वैसे ही जो चार्ज है पी इंड पर वह जो है मोशन करने लगेगा किसके,
इसका जो मोशन होगा वो मोशन करने लगेगा पी से क्यू के लॉन्ग, माने तो इस पर फोर्स काम करेगा, माने इस चार्ज पर फोर्स काम करेगा जिसके कारण वह मोशन करने लगेगा पी से क्यू के लॉन्ग। इसलिए उस पर एक फोर्स काम करेगा जो कि इसका मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो चूँकि यहाँ पर स्पीड अंदर की तरफ है और स्पीड अंदर की ओर है, स्पीड जो है v स्पीड अंदर की तरफ है, तो जो चार्ज q अगर मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में, और b जो है किधर डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो कंडक्टर है उसके तल के उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ नीचे की ओर निर्दिष्ट है और v स्पीड से मोशन कर रहा है। तो कोई चार्ज अगर q v स्पीड से मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन v और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर v है और v ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रिप्रेजेंट है, इसलिए फोर्स जो चार्ज पर काम करेगा, यहाँ पर कोई चार्ज अगर पी ए क्यू है तो उस पर फोर्स काम करेगा, वह हो जाएगा क्यू भी बी। वह फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पी टू क्यू होगा, मतलब दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मोशन ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब पी से क्यू के लॉन्ग होगा। तो फोर्स हम मालूम किए थे, फोर्स के कारण वर्क डन मालूम कर लेंगे। और चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो उस वर्क डन में क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका यही एक्सप्रेशन मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसको मैं करता हूँ। Now the expression of the motional EMF produced across the ends P and Q of the conductor, that is BLV, एक्सप्रेशन E इक्वल टू BLV प्रोड्यूस्ड हुआ है कंडक्टर में। जब कंडक्टर L लेंथ का कंडक्टर PQ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है अंदर की तरफ इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के लंबवत अंदर की ओर निर्दिष्ट है, अंदर की ओर डायरेक्टेड है, इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इनवर्ड नॉर्मल नीचे की ओर, इनवर्ड अंदर की तरफ या डाउनवर्ड, इनवर्ड नॉर्मल और डाउनवर्ड नॉर्मल, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको अब इस एक्सप्रेशन BLV को, जो कंडक्टर के दोनों इंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जो कंडक्टर का लेंथ L है, v स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है b है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें जो इस कंडक्टर के अगर यह कंडक्टर PQ L लेंथ का कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b से होकर मोशन करता है v स्पीड से, तो इसके दोनों इंड्स के बीच में, जो दोनों की सिरों के बीच में P और Q इंड्स है, जिसको हिंदी में सिरा कहा जाता है, तो दोनों सिरों PQ के छड़, PQ जो कंडक्टिंग रॉड है, सुचालक छड़ है PQ, चालक छड़ PQ के दोनों सिरों के बीच में इसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड B में v स्पीड से मोशन हो रहा है, तो दोनों इंड्स के बीच में एक विभवांतर सेटअप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा EMF, और उसको किसके कारण होगा, मोशन के कारण होगा। तो कंडक्टर के मोशन के कारण जो EMF इसके दोनों इंड्स P और Q के बीच में सेटअप हो जाएगा, कंडक्टर PQ के दोनों इंड्स P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, या इंड्यूस्ड EMF उसको कह सकते हैं, वह पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड EMF है, वह इंड्यूस्ड EMF होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इंड के बीच में जो प्रोड्यूस होगा, और जिसका एक्सप्रेशन हमने अभी ऑब्टेन किया, E इक्वल टू स्मॉल e इक्वल टू B, कैपिटल V सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ है PQ का L है, और V उसका स्पीड है अंदर की तरफ। अब इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं, क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये कारण क्या है प्रोड्यूस होने का। इंड्यूस EMF, कंडक्टर जब मोशन किया, L लेंथ का कंडक्टर v स्पीड से मोशन किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V में, तो उसके दोनों इंड्स के बीच में क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये मोशनल EMF तो प्रोड्यूस हुआ, ये तो एक्सप्रेशन आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, चूंकि इंड्यूस EMF भी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड कॉइल, एन इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। लेकिन यहाँ पर इंड्यूस EMF को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा जा सकता है क्यों प्रोड्यूस हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन देम, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर PQ विथ स्पीड V इन इनवर्ड डायरेक्शन। सपोज करते हैं, सपोज ये चार्ज Q is at point A of the conductor in the P of the conductor, and when the at the instant when the motion of the conductor started with speed V in inward direction, तो जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट हुआ, पहले जो है कंडक्टर यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q है, स्मॉल q, वह इंड P पर है, लेकिन जैसे जब मोशन स्टार्ट होता है, जैसे ही होगा वैसे ही इस पर फोर्स काम करेगा। जो चार्ज है कंडक्टर के साथ साथ, कहने का मतलब है कि कंडक्टर के साथ साथ इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं, इसके आवेश वाहक भी जो है वह भी मोशन में आ जाएगा।
तो मोशन में आने के कारण क्या होगा, उस पर फोर्स का, आप जानते हैं कि कोई चार्ज अगर क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स काम करता है क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो मोशन है, यहाँ पर जो इसका मोशन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो जाएगा। तो जो फोर्स काम करेगा उस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज अगर भी स्पीड से मोशन करता है, जो चूँकि कंडक्टर भी स्पीड से मोशन कर रहा है, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज हैं, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज हैं वो भी स्पीड से मोशन करेगा। तो उस कंडक्टर पर जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट होगा तो वह जो चार्ज जो कि कंडक्टर के इंड पी पर है, वह उस पर फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल जो है उस पर क्रियाशील हो जाएगा, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पी से क्यू की तरफ हो जाएगा। तो उस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के कारण जो कंडक्टर थे, चार्ज कैरियर है, जो चार्ज है क्यू, मान लेते हैं पहले पी पर था, वह क्यू की तरफ मोशन करेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा इधर, और फोर्स काम करेगा पी से क्यू की तरफ। तो उसके कारण वर्क डन होगा, वर्क डन होगा उसको मूव कराने में, माने मूव करने में वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू लेंथ। तो लेंथ तो पूरा एल हो गया, अब फोर्स हो गया कितना, फोर्स हो जाएगा इसका, फोर्स जो होता है वह होता है कितना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v क्यू वी बी। तो जो फोर्स काम करेगा, सपोज ये चार्ज क्यू एट पॉइंट पी हमने सपोज किया, जिसको मैंने कहा ऑफ कंडक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन द कंडक्टर पी क्यू स्टार्टेड इट्स मोशन इनवर्ड विथ स्पीड v। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पर चार्ज पर काम करेगा। पहले चार्ज यहाँ पर था क्यू, यहाँ पर मान लिया पी पर, अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा जो कि इसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसका पर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कंडक्टर है उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो भी और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये जो फोर्स काम करेगा इस चार्ज के ऊपर, उसका डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ हो जाएगा, एलोंग पी क्यू। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एलोंग पी क्यू इज फोर्स। नाउ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो चार्ज पर एक्ट करता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय लॉरेंज बल क्रियाशील होगा पी से क्यू की तरफ, इसलिए कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन वह वेलोसिटी स्पीड का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू जो इनिशियली कहाँ है, इस पॉइंट पी पर है, इंड पी पर है कंडक्टर के, और किसके अलोंग फोर्स काम करेगा, भी और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब पी से क्यू के अलोंग, क्यू एलोंग पी क्यू इज क्या होगा, फोर्स इजकल टू क्यू, एफ इजकल टू क्यू, वेलोसिटी स्पीड भी है, कंडक्टर का स्पीड भी है, तो कंडक्टर के साथ साथ चार्ज भी जो होगा, कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्जेज होंगे वो मोशन में होंगे भी स्पीड से ही, क्यू भी बी। तो ये हो गया क्यू भी बी, इसलिए वर्क डन बाई द फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई दिस फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी इन द पी ऑफ द कंडक्टर टुवार्ड्स क्यू, इस फोर्स के कारण उस पर वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाई द फोर्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू कवरिंग लेंथ एल इज वर्क डन बाई दिस फोर्स acting on the charge, this force along PQ through length L, through distance L, along PQ through distance equal to length of the conductor। पूरे कंडक्टर का लेंथ कवर करना पड़ेगा चार्ज को पी से क्यू तक आने में, डिस्टेंस L of the conductor is वर्क डन होता है, आप जानते हैं वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू एस, और फोर्स जो काम किया चार्ज के ऊपर, जब जो इंड पी पर था इनिशियली, जैसे ही उसका मोशन स्टार्ट हुआ तो उस चार्ज पर फोर्स काम करने लगेगा पी से क्यू की तरफ। तो फोर्स हो जाएगा कितना, क्यू भी बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको F को 1 मान लीजिए यहाँ पर, इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए रोमन में 1 मान लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला तो हम ऑब्टेन कर ही लिए हैं, अब उसको हम लॉरेंज फोर्स के बेसिस पर, जो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो चार्जेज हैं, तो
कोई भी कंडक्टर है तो एटम से बना है, और एटम में चार्जेज हैं, माने पॉजिटिव आयंस भी हैं और निगेटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन भी है। तो लॉरेंज फोर्स पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन ई इक्वल टू बी एल भी जो ऑब्टेन किए हैं हम, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कंस्टिट्यूटिंग द कंडक्टर। तो फिर इतना ही एक्सप्रेशन हमें आएगा, लेकिन उसके आधार पर एक्सप्लेन हो गया लॉरेंज फोर्स के आधार पर। तो यहाँ वर्क डन आ गया एफ इंटू एस क्यू वी बी इंटू एक्स। अब ये वर्क डन हो गया। अब आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू चार्ज से डिवाइड कर देंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पी क्यू के क्रॉस, या उसी को मोशनल ईएमएफ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन के कारण हुआ मोशनल ईएमएफ। Now electromotive force is defined as the work done per unit charge. EMF electromotive force means EMF, गति जो विद्युत वाहक बल कहलाता है हिंदी में। तो वह प्रोड्यूस होता है कैसे? वर्क डन, वह इक्वल होता है किसके? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इंड्यूस EMF दैट इज मोशनल EMF, चार्ज के मोशन के कारण है, कंडक्टर का मोशन है तो चार्ज का मोशन है, देयरफॉर मोशनल EMF produced in the conductor, जो कि रॉड है PQ, कंडक्टर और रॉड, कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ L इज अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन लेंथ L इज V इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस V, या उसको E मान सकते हैं, स्मॉल ई। यहाँ EMF को स्मॉल का सिंबल ई, स्मॉल ई है और कैपिटल ई, और पोटेंशियल डिफरेंस का कैपिटल V। तो ये वर्क डन अपॉन चार्ज W बाई क्यू, एंड वर्क डन इज यहाँ जो चार्ज पर जो फोर्स काम किया, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ x डिस्टेंस से, मान x डिस्टेंस का मतलब L डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस हो गया, x की जगह हम कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे L से। यहाँ लेंथ कंडक्टर का L है तो x की जगह L है यहाँ पर। तो W इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी, वर्क डन इक्वल टू क्यू वी बी, और कंडक्टर का लेंथ पूरा जो चार्ज है, चार्ज क्यू पी से क्यू तक मूव करेगा, जब कंडक्टर भी एल लेंथ का कंडक्टर भी कंडक्टिंग रोड एल जो एल भी स्पीड से मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इनवर्ड या डाउनवर्ड। तो पूरा लेंथ जो होगा क्यू से, जब चार्ज पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर चला आएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। और ऐसा कब होगा? जब कंडक्टर भी स्पीड से मोशन करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के साथ साथ जो चार्जेज हैं कंडक्टर के, वो भी मोशन करेंगे भी स्पीड से। तो W इक्वल टू क्यू वी बी, और x की जगह पर L रिप्लेस हो जाएगा, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि चार्ज जो है इंड P से Q तक आएगा तो L डिस्टेंस कवर करेगा, अपॉन चार्ज Q हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, देयरफॉर इंड्यूस EMF इक्वल टू हो गया BLV, और यही एक्सप्रेशन था, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF ऑफ द कंडक्टर, जो कि ऑब्टेन हम किए थे। उसको एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स। जब चार्ज क्यू, कोई चार्ज सपोज करते हैं स्मॉल क्यू, वो मोशन में होता है v स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b से, तो उस पर जो फोर्स काम करता है वह होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, लेकिन साइन वहाँ थीटा 90 है, जो कंडक्टर का लेंथ है। कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो मोशन जो हो रहा है उसका, कंडक्टर का जो मोशन हो रहा है वह उसके लेंथ के क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 91। तो लॉरेंज फोर्स हो गया कितना? क्यू वी बी, और चार्ज वह पूरे पी से क्यू तक मूव करेगा एल डिस्टेंस में, तो क्यू वी बी इंटू एल, और फिर जो है वर्क डन इंड्यूस EMF हो गया कितना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्यू वी बी इंटू एल अपॉन क्यू, दैट इज कैंसिल हो गया क्यू ई इक्वल टू BLV। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF ऑफ द कंडक्टर। ये चालक के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V, जिसका मान कैपिटल V है, उसमें अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है पूरा इंटायर, कहीं भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, कहीं भी उसका मैग्नीट्यूड सेम है, माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ वह एल लेंथ का कंडक्टर भी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस पर उसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा उसको हम मोशनल EMF कहेंगे, उसका एक्सप्रेशन BLV। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया लॉरेंज फोर्स के आधार पर, इस एक्सप्रेशन को, मोशनल EMF के एक्सप्रेशन को। Now case 2, motional induced EMF in a conducting rod rotated in a uniform magnetic field.
ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल बी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड बी है, जिसको क्रॉस से दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि डायरेक्टेड इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन है, अंदर की तरफ, प्लेन के लंबवत अंदर की ओर निर्दिष्ट है, डायरेक्टेड है। और इसमें किसी कंडक्टिंग रॉड पी क्यू है जिसका लेंथ एल है, इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कराया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में भी इस रॉड पी क्यू के दोनों इंड्स पी और क्यू के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और चूंकि यह मोशन के कारण होगा, रॉड के रोटेशन के कारण होगा, रोटेशन इज ऑल्सो मोशन, यहाँ भी मोशन है, तो उसके कारण ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड इज कॉल्ड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ। अंतर यही है कि फर्स्ट केस में कंडक्टिंग रॉड स्ट्रेट लाइन मोशन में था, v स्पीड से मूव कर रहा था इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जा रहा है इसे। तो हम सपोज करते हैं कि यह जो कंडक्टर है लेंथ का, पहले हॉरिजॉन्टल था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इसे, पहले हॉरिजॉन्टल था, अब इसको रोटेट कराया गया है, तो टी टाइम के बाद ये कंडक्टर का इंड क्यू पोजीशन क्यू डैश पर पहुंच गया, और एंगल जो डिस्क्राइब किया, एंगल जो इसमें जो एंगल कवर किया सेंटर पर, इसका हाँ सेंटर हो जाएगा, पी जो होगा इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। चूँकि रॉड को एक सर्कुलर रिंग के सर्कमफ्रेंस पर रोटेट कराया जा रहा है, तो रिंग का जो सेंटर होगा वहाँ जो रॉड है उसका फर्स्ट इंड है, इंड पी वहाँ पर है, रिंग के सेंटर पर है। तो टी टाइम में जब इस रॉड को रोटेट कराया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो टी टाइम में इसका जो रॉड पी क्यू का इंड क्यू है वह क्यू डैश पर पहुँच जाता है, रिंग के सर्कमफ्रेंस पर, जो जिस रिंग पर इसे घुमाया जा रहा है उसकी परिधि पर। तो एंगल जो डिस्क्राइब किया रॉड, ये थीटा हो गया, एंगल क्यू डैश पी क्यू इजकल टू थीटा। Therefore, एरिया कवर्ड बाय द रॉड इज, इसमें एरिया कवर हुआ पी क्यू, एरिया हो जाएगा ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ पी क्यू क्यू डैश, एरिया कवर्ड बाय द रॉड इज इन टाइम टी इज, नाउ एरिया कवर्ड बाय द रॉड पी क्यू इन टाइम टी, ये पी क्यू से इसका इंड क्यू जो है रॉड का वह क्यू डैश पर चला गया, इज एरिया हो गया कैपिटल ए इजकल टू 1/2, ट्रायंगल फॉर्म हो गया पी क्यू क्यू डैश। तो ट्रायंगल का एरिया होता है आप जानते हैं 1/2 बेस पी क्यू इंटू हाइट, ये आर्क जो है क्यू क्यू डैश, जो रिंग का सर्कमफ्रेंस भी है जिस पर की रॉड मूव कर रहा है वह हाइट होगा, उसको हाइट सपोज किया जा सकता है क्यू क्यू डैश, और दिस इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू इज लेंथ एल, एंड क्यू क्यू डैश ये जो आर्क है सर्कमफ्रेंस रिंग का, ये हो जाएगा कितना, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा इजकल टू होता है एल बाई आर्क अपॉन रेडियस, तो सो आर्क इजकल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, यहाँ लेंथ के इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रॉड, रिंग का जो रेडियस होगा वो लेंथ ऑफ द रॉड के इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 एल, देयरफॉर क्यू क्यू डैश इजकल टू एल इंटू थीटा हो जाएगा, थीटा इजकल टू एल बाई आर फार्मूला यूज करते हुए, एल थीटा दैट इज 1/2 एल इंटू एल स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन 1 इन दिस केस, इसको रोमन में इक्वेशन 1 इस केस में सपोज करते हैं। और ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है जिसमें कि रॉड को एल लेंथ का रॉड पी क्यू है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है। Now magnetic flux linked with this area A formed by the rod in moving from position Q to Q dash is magnetic flux phi B, magnetic flux linked with area A is phi B, और मैट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 0 हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर जो होगा एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो इसलिए बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है
magnetic flux phi b is equal to b vector dot a vector, that is ba cos theta, and here theta is 0, that is angle between b vector and area vector, that is b into a, or a is 1 by 2 L square theta. Now this is equation 2. Now using Faraday's second law of electromagnetic induction, magnitude of induced EMF, motional EMF produced in the rod is E is equal to minus d phi by dt mod, that is d phi by dt. So magnitude of induced EMF in the rod is magnitude of, using Faraday's second law of electromagnetic induction, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम से जो सुचालक क्षण है कंडक्टिंग रॉड PQ के सिरों के बीच उत्पन्न, इंड्स के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस या मोशनल EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ now using Faraday's second law of electromagnetic induction, induced EMF or motional EMF produced across in the coil in the rod PQ is, तो उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे E is equal to induced EMF, magnitude of induced EMF का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, EMF of the rod, EMF in the rod is produced in the rod is E is equal to minus d phi by dt, मॉड ले रहे हैं, माइनस d phi b अपॉन dt, that is d phi b by dt, d phi b upon dt, and phi b is here b into 1 by 2 L square theta, that is d by dt of b into 1 by 2 L square theta, that is b बाहर कर दीजिए, 1 by 2 L स्क्वायर भी बाहर करेंगे, सारा चीज़ कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या कर रहा है टाइम के साथ, थीटा कर रहा है। रॉड PQ था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, टी टाइम के बाद रोटेट होकर के Q डैश पर पहुंच गया, तो केवल चेंज क्या कर रहा है, एंगल कर रहा है, बाकी सब b मैग्नेटिक फील्ड L लेंथ है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये हो गया b हाफ L स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, एंड d थीटा अपॉन dt इज ओमेगा, d थीटा अपॉन dt इज ओमेगा। Now induced EMF in the rod rotating with angular velocity omega is E equals to b 1 by 2 b L square and d theta by dt, rate of change of angular displacement, एंगल में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, d theta by dt ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो d theta by dt is omega, so it is omega. So expression for motional EMF in a conducting rod rotated in a uniform magnetic field B of magnitude B with angular velocity omega is half b L square omega. कोई सुचालक क्षण अगर b L लेंथ का, L लंबाई का सुचालक क्षण अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, तो उसके उस रॉड के दोनों इंड्स P और Q के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उसका व्यंजक हो गया E is equal to 1 by 2 b L square omega, and this is the required expression, which is equation number 3. This is the required expression of the motional EMF induced in a conducting rod rotated in a uniform magnetic field B. Now problems based on motional EMF and from CBSE previous year question papers. Problem 1 is a horizontal conducting rod 10 meter long extending from east to west is falling with a speed 5.0 meter per second at right angles to the horizontal component of the Earth's magnetic field 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square or Tesla. Find the instantaneous value of the EMF induced in the coil. और इसको CBSE 12
12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया। और ऐसा ही सिमिलर कुछ प्रॉब्लम एक NCERT टेक्स्ट बुक में है, जिसको मैं उसे कल अलग से पार्ट 5 में सॉल्व करूँगा। So now I am going to solve it. यहाँ एक रॉड है जो कि ईस्ट से जो एक्सटेंडेड है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट इधर है, वेस्ट इस साइड में, ये रॉड है, इधर ईस्ट है, राइट साइड में इधर वेस्ट है, ये रॉड है L और इसका लेंथ है 10 मीटर और ये फॉल कर रहा है, स्पीड गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर, ये नीचे की ओर गिर रहा है, फॉल कर रहा है, स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 5.0 मीटर पर सेकेंड। और एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH होता है उसके परपेंडिकुलर BH होता है, BH भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होता है, तो उसके रॉड फॉल कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर, माने उसका जो मोशन हो रहा है BH जो होगा इधर होगा BH, तो उसके परपेंडिकुलर या इसका जो मोशन है BH भी इधर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, और इसके परपेंडिकुलर जो है BH के ऊपर से नीचे गिर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे गिर रहा है, रॉड हॉरिजॉन्टल है रॉड, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ये इसका मोशन हो रहा है, देखिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन द कॉयल इस कॉयल थी इन द रॉड, ये सॉरी कॉयल की जगह रॉड लिखें, तो रॉड के दोनों इंड्स के बीच में ये रॉड है, तो इसके दोनों इंड्स के बीच में जो ईस्ट से वेस्ट की ओर एक्सटेंडेड है, तो इसके दोनों इंड्स के बीच में इंड्यूस्ड EMF पोटेंशियल डिफरेंस जो मोशन के कारण, इस कंडक्टर के मोशन के कारण, फॉल करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH है, तो उसके कारण इसके दोनों इंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा और उसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम करना है, तात्क्षणिक मान उसका मालूम करना है। तो दिया है स्पीड है v इक्वल टू, और इससे वेस्ट डायरेक्शन में तो एक्सटेंडेड है, लेंथ है L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 10 मीटर, 10 मीटर दिखाया भी है फिगर में, डायग्राम में। स्पीड है 5.0 मीटर पर सेकेंड। चलिए, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ डेल्टा एंगल पर, दैट इज एंगल ऑफ डीप, BH के डायरेक्शन से डेल्टा एंगल पर होगा, एंगल जिसे एंगल ऑफ डीप कहा जाता है। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन अर्थ का होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंक्लाइंड होगा BH से डेल्टा एंगल पर, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा। तो BH का वैल्यू दिया है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर -2, और टेस्ला इसका और यूनिट होता है, और टेस्ला ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला अभी पहले केस में इसी पार्ट 4 में मैंने डिराइव किया था। E इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मोशनल EMF इंड्यूस इन द रॉड इज E इक्वल टू BLV। जब कोई रॉड L लेंथ का रॉड मैग्नेटिक फील्ड B में V स्पीड से मोशन करता है, तो उसके दोनों इंड्स के बीच में, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF कहा जाता है। तो मोशनल EMF प्रोड्यूस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर इज B इक्वल टू BLV, एंड V का वैल्यू है, B की जगह BH है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई L इज 10 एंड V 5.0 डेट इज 5। अब यहाँ देखिए 0 से यहाँ एक 0.3 ये 3/10 ही हो जाएगा, 0.3 है तो ये डिसमल 0 से न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 5 इंटू 3 15 इंटू 10⁻⁻⁴ डेट इज, इसको लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और इसको लिखा जा सकता है, और 10⁻³ इज मिली, तो 1.5 मिली वोल्ट, स्मॉल m V, वोल्ट का सिंबल, मिली का स्मॉल m, आंसर।
तो ये आंसर हो गया मोशनल ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड इज इक्वल टू 1.5 millivolt. This is the solution of this problem. Now problem number 2, which is a circular copper disc 10 centimeter in radius rotates at a speed of 2 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disc. A uniform magnetic field 0.2 Tesla acts perpendicular to the disc. Calculate the potential difference developed between the axis of the disc and the rim, and what is the induced current if the resistance of the disc is 2 ohm. और इस प्रॉब्लम को CBSE बोर्ड एग्जाम 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में 2007 में पूछा गया था, और इसी टाइप का क्वेश्चन पंजाब सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। यहाँ सर्कुलर डिस्क है जो एक, और इसका रेडियस भी दिया है, रेडियस इज गिवन, और इसको ये रोटेट कर रहा है डिस्क के सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये डिस्क रोटेट कर रहा है अपने सेंटर से पास करने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये डिस्क इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और रेडियस इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू 10 cm डिस्क का। ओमेगा भी दिया है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो r दिया है रेडियस 10 cm, डेट इज 10/100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट में, डेट इज 1/10 मीटर, ये मीटर हो गया, मीटर 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड इज V इक्वल टू 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि परपेंडिकुलर टू द डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड है V जो कि इसके प्लेन के डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो और 0.2 मैग्नीट्यूड उसका टेस्ला मैग्नीट्यूड है, ओमेगा है, रेडियस हो ही गया, ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है डिस्क अपने सेंटर से, इसके सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमें निकालना है ए में, इन्हें कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। एक्सिस ऑफ द डिस्क ये एक्सिस है और इसका रिम है, डिस्क का रिम, इसके बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस और रिम के बीच में। यहाँ लेंथ जो होगा यहाँ एल जो फार्मूला में होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, एल जो है रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। तो फार्मूला होता है E इक्वल टू रोटेशनल मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। यहाँ एल की जगह आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द लोब 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। 1/2 बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.2 टेस्ला एंड नाउ एल इज इक्वल टू एल इज रिप्लेस्ड बाई आर, एल इज रिप्लेस्ड बाई आर। एक स्टेप और इसको लिखता हूँ, 1/2 बी एल इज इक्वल टू आर हो गया, रेडियस ऑफ द डिस्क ओमेगा, दैट इज नाउ अभी सबका वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम इज E इज इक्वल टू 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। हेयर एल इज रिप्लेस्ड बाई आर, लेंथ के जगह रेडियस हो गया सर्कुलर डिस्क का जो कि 10 cm है। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, सभी वैल्यूज दिया गया है आर का बी ओमेगा। देयरफॉर E इक्वल टू 1/2 बी कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.2
Tesla. L is R. L is equal to R. Length of the rod is equal to the radius of the disc in this case, which is equal to 0.1 स्क्वायर. फॉर्मूला इसमें पुट कर रहा हूँ, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, एंड ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब ये 0.2 इंटू 0.1 स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 0.1 इंटू 0.1, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू पाई. पाई 3.14. Now it is after multiplying 3.14 by 0.2, we have 4 multiplied with 8 to 6, और 3 place per decimal 0.628 into 10 to the power minus 2, इतना वोल्ट हो गया. अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करें अगर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28, और 10 से डिवाइड इससे करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 मिली वोल्ट में आ जाएगा. ऐसे तो वोल्ट हो गया, ये मिली वोल्ट हो गया. नहीं तो -2 प्लेस, -2 मैं 2 प्लेस तक और डिसमल करना पड़ेगा. तो इसमें और 0, और फिर उसके बाद -2 करेंगे तो 2 प्लेस पर तो 0 0, और उसके बाद पहले डिसमल करना होगा. नहीं तो इसमें मिली वोल्ट में हो गया, दैट इज 6.28 मिली वोल्ट. 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, दैट इज 6.28 मिली वोल्ट. तो ये आंसर हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम. एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, ये इन दोनों के बीच में. नाउ पार्ट बी, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी. व्हाट इज द इंड्यूस करंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क इज 2 ओम. अब यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया गया है, कैपिटल आर. रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क इज 2 ओम है. इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ तो ई हो गया. इंड्यूस ईएमएफ या पोटेंशियल इंड्यूस ईएमएफ का है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो स्मॉल ई है 6.28 मिली वोल्ट. 10 टू पावर 3 को मिली लिख -3 को मिली लिखा. तो अब इंड्यूस करंट आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से. ई इक्वल टू 6.28 अपॉन इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये तो मिली वोल्ट में था, अपॉन आर. रेजिस्टेंस 2 ओम है. अब 2 से कैंसिल हो गया, ये 6.28 3.14, तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर इंड्यूस करंट है, दैट इज 3.14 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर स्मॉल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का. तो 3.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, दैट इज 3.14 मिली एम्पियर. और इसी प्रॉब्लम के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 4. और पार्ट 5 में भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा. उसको मैं पार्ट 5 में सॉल्व करूँगा, क्योंकि मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी, खास करके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं. अदर स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं. तो इसलिए एक पार्ट में प्रॉब्लम्स होगा, पार्ट 5 में एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम.